नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम वाणी प्रकाशन की आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। और क्या है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम में वाणी प्रकाशन की किताब का क्या महत्व है, ये हमें नहीं लगता कि हमको ये बताने की भी ज़रूरत है। आप लोग इसके महत्व से भली बात परिचित हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन यदि आप क्या है कि ना कि सिविल सर्विस के सीरियस छात्र हैं, यानी कि गंभीर छात्र हैं, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो कितना लंबा है, चैप्टर कितना बड़ा है। इसके परिचय पर ज़्यादा समय ना देते हुए चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 इसमें है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। तो इसमें है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जैसे पुर्तगाली आई थी, डच कंपनी आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी है। इसमें हम लोग देखते हैं पुर्तगाली कंपनी के आगमन से पूर्व कुछ पृष्ठभूमियाँ निर्मित हुई थी कि जिसके क्रम में जैसे पुर्तगाली जो समुद्र के रास्ते से आए थे, समुद्र के रास्ते की खोज हुई थी, वो मतलब किस कारण से खोज हुई थी उसकी पृष्ठभूमि की हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत में मुख्यतः दो भागों में विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम कौन सा है? प्रथम उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग से, और द्वितीय समुद्री मार्ग द्वारा। यूरोप के साथ किसके साथ? यूरोप के साथ। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से, बाल्कन में कौन कौन से देश जैसे टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचता था। फिर खैबर, कहाँ? खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोमल आदि दर्रों से होता हुआ भारत तक पहुंचता था। दूसरी ओर जल मार्ग जो है भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्बाध चलते रहे, किंतु ज्यों ज्यों 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, त्यों त्यों ये मार्ग असुरक्षित होने लगे। यानी कि अरब जो है वो भारत से व्यापार करते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि अरब देश के अलावा जो भारत का व्यापार हो वो मतलब यूरोपीय देशों से हो। इसलिए क्या वो क्या करने लगे कि जो यूरोप का व्यापार भारत के साथ होता था उसको बाधित करने की कोशिश करने लगे। इसमें क्या हुआ था कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत, कौन? उस्मानिया सल्तनत तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया, कौन? दक्षिण पश्चिम एशिया यानी जो थल मार्ग था, और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया एवं पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य हो गया, और ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए वैकल्पिक जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी, क्योंकि उनको मसाला हर हाल में चाहिए था। क्योंकि क्या है कि यूरोप में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर जैसे उनके जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे मांस मछली हो गया, उसको मतलब स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए मसाला बहुत आवश्यक था। तो इसीलिए क्या किए कि वो गर्म मसालों के लिए वो दक्षिण पूर्व एशिया पर निर्भर थे। तो इस कारण नवीन जलमार्ग की खोज उनके लिए आवश्यक थी। भारत एक ऐसा देश था जो धनवान था, क्या धनवान था, और जहाँ से वे गर्म मसाले भी प्राप्त कर सकते थे। इस कारण भारत से व्यापार करने की उनकी इच्छा प्रबल थी। 15वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में हुई कुछ भौगोलिक खोजों का संसार के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन खोजों से संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। इसी प्रयाग में कोलंबस, कौन? कोलंबस स्पेन से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने चला था, किंतु 1492 में अमेरिका कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। बार्थोलोम्यू डियास, कौन? बार्थोलोम्यू डियास 1487 में आसान द्वीप, कहाँ तक पहुंचा था? आसान द्वीप, अफ्रीका का अंतिम किनारा, जिसे उसने तूफानी अंतरीप, क्या? तूफानी अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप कहा, वहां तक पहुंच गया था। उसके 10 वर्ष के बाद, कब? 10 वर्ष के बाद 1497 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा
पुर्तगाल से चलकर इसी आसा अंतरीप को, जिसे कि उत्तमासा अंतरीप भी कहते हैं, को पार करता हुआ आगे पूर्व की ओर बढ़ा और अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक, कौन था ये? गुजराती था। गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंच गया। इस प्रकार भारत के लिए एक नया यूरोपीय समुद्री मार्ग खोजा गया। इसे केप ऑफ गुड होप मार्ग नाम दिए गए। एक चीज ध्यान रखिए, अहमद इब्न मजीद थे, गुजराती थे। एग्जाम में आपको दे देगा कि ईरानी थे, तो इनका नाम तो है मुस्लिम है, तो आप लोग सोचेंगे ईरानी थे। इस तरह एग्जाम क्या करेगा? कंफ्यूज कर देगा। आगे है कि भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। ध्यातव्य है कि यद्यप अंग्रेज डच के बाद, क्या अंग्रेज जो है डच के बाद भारत आए थे, फिर भी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी। यानी मतलब है जो अंग्रेज तो बाद में आए थे, लेकिन उनकी कंपनी जो है वो डच कंपनी से पहले ही उसकी स्थापना हो चुकी थी। आगे दिया गया है पुर्तगाली। इसमें है कि प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डिगामा पुर्तगाली नागरिक था। वह सबसे पहले 1498 में कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा, जहां के हिंदू शासक जमोरिन थे। इसको ध्यान रखिए, हिंदू शासक थे, ये मुस्लिम नहीं। नाम तो मुस्लिम लग रहा है लेकिन है हिंदू शासक। उनकी पैतृक उपाधि ने सद्भावपूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया, किंतु कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। ज्ञातव्य है कि वास्को डिगामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक यानी कि क्या है, अन्य संज्ञा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वह भारत से लौटते समय जो काली मिर्च अपने साथ लेकर गया था, उससे उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। या इसको ध्यान दीजिए, 60 गुना था। आगे है कि इन्हें भी जानिए। इसमें दिया गया है कि एक तरफ समुद्री नाविक दिए गया है और एक तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है। कोलंबस ये कहाँ थे? इटली के थे। जैक्स कार्टियर कहाँ थे? ये फ्रांस के थे। फ्रांसिस ड्रेक ये कहाँ थे? यूनाइटेड किंगडम के थे। मैगलन कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। मैगलन जो है ये पूरे मतलब धरती, ये जितने जैसे महाद्वीप बने हैं उनका ये पूरा चक्कर लगाने वाला है। ये मैगलन मतलब इसके द्वारा जो है पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया गया था। डुआर्ट बाराबोसा ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था। पीटर मुंडी यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का था। आगे दिया गया है कि 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के एक बेड़े का नायक बनकर भारत आया। उसका अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। अंततः अरब व्यापारी जो है पराजित हो गए। अरबों को पराजित करने के बाद कैब्राल ने कोचीन और केन्नानोर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। बाद में उसने यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया जा सकता है, और यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बनी। क्या कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद का लाभ उठाना। आगे है कि वास्को डिगामा ने 1502 ईस्वी में क्या पुनः भारत की यात्रा की, और 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1503 ईस्वी में। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत जो है 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर को नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। ध्यातव्य है कि वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आया था। कितनी बार आया था? 3 बार आया था। और तीसरी बार कब आया था? 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायस राय के रूप में आया था। क्या? पुर्तगाली वायस राय के रूप में आया था। एग्जाम में आ जाएगा क्या जो है उसमें जो है वास्को डिगामा था, क्या ये पुर्तगाल जो व्यापारी कंपनी थी उसका वायसराय बना था? तो आप लोग सोचेंगे ये तो व्यापारी के रूप में आया था, वायसराय कहाँ बना था? तो ये तीसरी बार जब आया था ना, तो ये वायसराय बन के आया था। और उसकी यहीं पर दिसंबर 1524 ईस्वी में कोचीन में मृत्यु हो गई। तो इसमें जो पहले वायसराय हैं ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनका कार्यकाल था 1505 से 9 ईस्वी तक।
इनके बारे में दिया गया है कि यह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पुर्तगालियों के दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। क्या? दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार को। इसके निमित्त उसने नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ किया और 1505 में अंजी दीव, कन्नूर तथा किलवा में दुर्ग स्थापित किए। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई और आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर जो है पुर्तगाली सागर बनकर रह गया। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि किसको किसको हराया था। ये गुजरात, तुर्की और मिस्र की जो संयुक्त बेड़ा था। इसी में ईरान भी दे देगा तो आप लोग सोचेंगे कि ईरान भी था उसी में, तो ईरान नहीं था इसमें गुजरात था, तुर्की था और मिस्र का संयुक्त बेड़ा था। अगले वायसराय थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। इनका कार्यकाल था 1509 से 1515 ईस्वी तक। तो इनके बारे में कि भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव, क्या पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था और उसी समय 1503 ईस्वी में उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण करवाया था। 1509 ईस्वी में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जलशक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी। कहाँ? पश्चिमी समुद्री तट पर। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, 1510 में गोवा पर मतलब अधिकार किया और 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार किया और 1515 में फारस की खाड़ी। ये जो दिया गया है सीक्वेंस दिए गए 1510, 1511, 1515 कहाँ का अधिकार किया, सीक्वेंस को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे दिया गया है कि अल्बुकर्क ने अस्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से स्वदेश वासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह मुसलमानों को काफी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दिया। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पुरोगामी था। सही माने में वह भारत में पुर्तगाली शासन का जो है वास्तविक संस्थापक था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ये चीज और ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा जो है भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया गया था और इनके द्वारा सती प्रथा को बंद करवा दिया गया था। अगले गवर्नर या वायसराय नीनो डी कुन्हा थे। इनका कार्यकाल था 1529 से 1538। इनके बाद दिया गया कि अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा था, जिसका जैसे कहीं कहीं पर नाम मिलता है नीनो डी कुन्हा मिलता है। तो जिसने 1529 ईस्वी में भारत में कार्यभार ग्रहण किया, उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसीन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। कुन्हा ने 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। 1538 ईस्वी में गार्सिया दा नारोना एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने दमन, साल्सेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। कहाँ? दमन में, साल्सेट में, चौल में, बम्बई में, सेंट थॉमस में, मद्रास में और हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। उसने सीलोन यानी कि श्रीलंका के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन पर भी अधिकार हो गया, यानी कि दमन जो था लास्ट जो बच रहा था उस पर भी इनका अधिकार हो गया। इनके पास लगभग 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाजों का बेड़ा था, परंतु लंबे समय तक वे अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सके। ज्यों-ज्यों यूरोप वासियों की अन्य कंपनियां व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में आने लगी और पारस्परिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, पुर्तगाली मैदान छोड़ते गए। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल जो है स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया। कब? इस डेट इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1580 ईस्वी में, और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का भी सामना करना पड़ा।
1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग को जीत लिया तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों ने थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में नवंबर 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत के निकट सौल्ली नामक स्थान पर पराजित करके उनकी सर्वोच्चता को खत्म कर दिया। कहाँ? सौल्ली नामक स्थान पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तदुपरांत 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। 1622 ईस्वी में उन्होंने अपना विस्तार करते हुए पुर्तगालियों को हॉर्मुज में फारसी सेना की सहायता से पराजित कर दिया। बाद में मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। हालांकि अकबर के समय मुगल और पुर्तगाली संबंध अच्छे थे। अकबर के दरबार में जेसुइट पादरियों यानी कि ईसाई धर्म प्रचारक के 3 दल क्रमशः 1580, 1590, 1595 ईस्वी में आए थे। सर्वप्रथम जहांगीर के काल में जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। हालांकि जहांगीर जो है पुर्तगालियों से मधुर संबंध चाहता था। उसने 1607 और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजा, परंतु पुर्तगाली मुगल सत्ता को नज़रअंदाज कर रहे थे। 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाज़ों को पकड़कर लूट लिया। तत्पश्चात जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुकर्रब खां को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया। मुकर्रब खां ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डाल्टन के सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया। आगे दिए गए हैं कि जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली। आगरा, लाहौर स्थित उनके गिरजाघर बंद करवा दिए गए। अंततः पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से समझौता करना पड़ा। शाहजहां के काल में 1632 ईस्वी में बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। बंगाल में चटगांव एवं हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी। पुर्तगालियों को यहाँ नमक के व्यापार का एकाधिकार था। कौन से व्यापार का? नमक के व्यापार का, जिसके बदले वे शाही राजकोष में प्रतिवर्ष 10,000 टंका जमा करते थे। मुगल शासन उनके शांतिपूर्ण व्यापारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु पुर्तगाली यहाँ ईसाई धर्म प्रचार में बल प्रयोग करते थे। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाते थे, गांव पर आक्रमण कर लूटते थे, समुद्री डकैती भी करते थे। इसी समय पुर्तगालियों ने मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था। इन सबकी शिकायत बादशाह से की गई। तब शाहजहां ने पुर्तगालियों को दमन का निश्चय किया। शाहजहां पुर्तगालियों से पहले से भी नाराज था, क्योंकि जब उसने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था, तब पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों से उसने सहायता मांगी थी, जो नहीं मिला था। शाहजहां के बादशाह बनने पर पुर्तगालियों ने नजराना भी नहीं पेश किया था। बादशाह के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर कौन थे? बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खान ने जल और स्थल मार्ग से हुगली, जो पुर्तगालियों के समुद्री लूटपाट का प्रमुख अड्डा था, पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए और बंदी बनाए गए। औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली अराकानी यानी माघ समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती भागों में अशांति फैलाए थे। चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया था। बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खां कौन था? शाइस्ता खां ने एक सुदृढ़ जल बेड़े का गठन कर बंगाल की खाड़ी स्थित सोन द्वीप, जो समुद्री डाकुओं का प्रमुख केंद्र था, पर अधिकार कर लिया। 1739 ईस्वी में जब मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन छीन लिया। कब? 1739 ईस्वी में मराठों ने जब उनसे सालसेट और बसीन छीन लिया, यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में, तो क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे मुंबई द्वीप, कौन सा द्वीप था? मुंबई द्वीप क्या किया? दहेज में दे दिया था।
तो इसमें क्या हुआ कि इनके द्वारा जो मतलब इनके अधिकार में थे पुर्तगाली के द्वारा, उसमें क्या हुआ कि 1739 ईस्वी में मराठों ने उनसे सालसेट और बसीन छीन लिया, और 1661 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय थे ना, उनका विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। तो और मुंबई द्वीप जो है अंग्रेजों को दहेज स्वरूप मिल गया था। आगे दिया कि कार्टेज आर्मेडा या काफिला व्यवस्था ये क्या था। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्टेज पद्धति को आरंभ किया। कार्टेज का अर्थ क्या था, यानी कि कार्टेज का तात्पर्य परमिट से था और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। बात करने के लिए आर्मेडा की शक्ति थी। इसी व्यवस्था को कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस परमिट के बिना कोई भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को कार्टेज लेना पड़ता था। भारतीय अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इस संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे। एक तो इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा, तथा दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज जो है पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न कर सके। आगे है कि पुर्तगालियों का पतन। इसमें बताया गया है कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ था, यानी कि किस कारण से इनका पतन हो गया है। जबकि ये जो थे भारत में सबसे पहले आए थे और भारत की महाशक्ति बनकर उभरे थे, लेकिन इनका किस तरह पतन हो गया आगे दिया गया है। तो आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। इस असफलता के पीछे अनेक कारण थे। इसमें है कि पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, मुगल साम्राज्य का विस्तार और डच एवं अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि ने उनके पतन को असंभावी बना दिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति अपनी धर्मांध नीतियों और प्रतिद्वंदियों की प्रभावी कूटनीति के चलते समाप्त प्राय हो गई। तथापि तथापि ये गोवा और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों पर अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहे। यानी कि गोवा में ये लोग मतलब है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भी मतलब इनका अधिकार जो है गो पर बना रहा। और उल्लेखनीय है कि 1947 ईस्वी में भारत जब स्वतंत्र हुआ, गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरेरा बुस्सा 1946-47 था। जबकि 1961 में जब गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, तत्समय वहां का पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वसालो सिल्वा था। इस प्रकार सबसे पहले भारत आने वाले कब आए थे? 1498 ईस्वी, तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 में यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। आगे दिए गए है कि पुर्तगालियों का प्रभाव क्या था। इसमें है कि पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्रदान किया जाता है। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया था। एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट कर दिया। अपनी शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया और उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। कौन हुए? मुसलमान हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किए। 1540 ईस्वी से गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से ये धर्म परिवर्तन की गतिविधियां जो है तीव्र हुई। कब से? 1540 ईस्वी से। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1573 ईस्वी में बारदे तथा 1584 से 1587 ईस्वी के मध्य सालसेट के मंदिर भी तोड़ दिए गए। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। कभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कब? 1560 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेशन पुर्तगालियों ने कराया।
बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेशन अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से क्या क्या लाए थे? तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद। और इनके अलावा जो सूखे मेवे लाए गए थे, बादाम आया था, लीची, संतरा, अनानास, काजू भी इन्हीं द्वारा लाया गया था। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस का 1556 ईस्वी की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। औषधि वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 में गोवा से हुआ। आगे दिया गया है कि क्या आप जानते हैं? एक तरफ देश दिया गया है, वर्ष दिया गया है, उससे खोजकर्ता दिए गए हैं। तो भारत की खोज हुई थी 1498 में। किसके द्वारा? वास्को डी गामा। कहाँ थे? पुर्तगाल। अमेरिका 1492 में खोज हुई थी। कौन किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ के थे? स्पेन के थे। तीसरा है कि केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज कब हुई थी? 1487 में। इस कौन किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। इसकी खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। अगला है न्यूजीलैंड। इसकी खोज हुई थी 1642 ईस्वी में तस्मान के द्वारा। ये जो हालैंड के निवासी थे। इसमें दिया गया है कि पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण। तो इसमें दिया गया वर्ष आक्रांता स्थान दिया गया। तो वर्ष में 1529 ईस्वी में सुलेमान रईस द्वारा आक्रमण किया गया था। कहाँ? गुजरात के तट पर। और 1538 ईस्वी में सुलेमान पाशा के द्वारा किया गया था। कहाँ? दीव पर किया गया था। और 1551 ईस्वी में पेरी रईस के द्वारा किया गया था। कहाँ? मस्कट एवं भुज पर किया गया था। और 1554 ईस्वी में अली रईस के द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर जो आक्रांता है, इनको आप लोग एक बार ध्यान देखिए। कौन कौन थे? सुलेमान रईस थे, सुलेमान पाशा थे, पेरी रईस थे, अली रईस थे। आगे दिए गए क्या आप जानते हैं? इसमें है कि 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन एफांसो डे सोयूसा के साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर भी दक्षिण भारत आए थे। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे। गोवा में कहाँ? गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। 1572 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटानियो दा नोरोना के समय अकबर कैम्बे गया था, जहां पुर्तगालियों से उसका पहली बार परिचय हुआ। फलता 1580 ईस्वी में जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में आया था। कब आया था? 1580 ईस्वी में। इनमें फादर एकाबीबा व मानसेर शामिल थे। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाने स्थापित किए। दिए गए है कि 15वीं शताब्दी में एशिया और भूमध्य सागरीय व यूरोपीय व्यापार का एकाधिकार किस देश के व्यापारियों के हाथों में था? तो इसमें था क्रमशः अरब व इतालवी व्यापारियों के हाथों में था। पुर्तगाल के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग के खोज की आज्ञा प्रदान की? कौन थे वो? डॉन हेनरिक ने। इसे हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा भी दी गई। आगे है कि संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग खुल जाने से। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? ये है डार्डवेल का कथन है। आगे है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किस यूरोपियन कंपनी व देश ने बनाए थे? कौन बनाए थे? पुर्तगाली बनाए थे। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना किस बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभरना था? कौन सा? मलक्का बंदरगाह का। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? कौन? अहमद इब्न मजीद ने। आगे परीक्षा दृष्टि में दिया गया है कि किस पुर्तगाली वायसराय की कब्र कोचीन में है? किसकी? वास्को डी गामा की। ये कब? 1524 में तीसरी बार आए थे ना वायसराय बनकर, तो वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। किस पुर्तगाली शासक ने 15वीं शताब्दी में समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार एवं उपयोग करवाया? कौन थे वो? डॉन हेनरिक थे। पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। आगे है कि पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? कौन थे? पुर्तगाली थे। और दूसरी डच थी। तीसरी जो है 1793 में अंग्रेज और 1814 में पेरिस संधि के बाद पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार हो गया। इसको आप ध्यान रखिए कि पांडिचेरी पर किसका मतलब कौन कौन से
यूरोपीय शक्ति थी जिनका अधिकार पांडिचेरी पर भी रहा था। उसमें पुर्तगाली भी हैं और दूसरे डच हैं, और तीसरे जो है 1793 में अंग्रेज, और 1814 में पेरिस संधि के बाद पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार हो गया। अगला है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, कहाँ, हुगली में, के लिए किसने अड्डा बनाया था? कौन थे वो? पुर्तगालियों ने। इसी कारण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। आगे है कि पुर्तगाली दूत अंतानियो कैब्राल किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में। स्पाइस आइलैंड मसाला द्वीप उपमा पश्चिमी यूरोपीय देश एवं व्यापारी किस देश को प्रदान किए थे? कौन से? इंडोनेशिया को। इसे ईस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता था। अफीम, सिल्क, मसाले एवं नील में से प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? ये थी मसालों में थी। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन था? ये था चेट्टियार समुदाय था। उनके साथ एक अन्य दक्षिणी पूर्वी व्यापारी समूह चूलिया मुसलमान भी थे। कौन थे? चूलिया मुसलमान। अगला है कि भारत में पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है? क्या? स्टादो दो इंडिया उपमा दी जाती है। भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने और जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? ये पुर्तगाली थे। सबसे पहले 1498 में आते हैं और सबसे बाद में यानी कि अंत में 1961 में जाते हैं। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? कोझिकोड है। अगला है कि होर्मुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ था? ये हुआ था अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय। इसका कार्यकाल जो है 1509 से 1515 ईस्वी तक था। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला निर्मित किया गया था। कहाँ किया गया था? कोचीन में। कब किया गया था? 1503 में, और 1505 में कन्नूर में। आगे है कि पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हॉर्मुज खो दिया? गोवा तो इनके द्वारा जीता गया था 1510 में, और 1622 ईस्वी में हॉर्मुज जो है इन्होंने खो दिया था। और बंगाल का कौन सा बंदरगाह, क्या है कि बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था? कौन सा था? चटगांव। अंग्रेज अधिकारी थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को कहाँ पराजित किया था? ये सूरत के निकट सॉली नामक स्थान पर, ये थॉमस वेस्ट के द्वारा। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? हुगली को घेरा था। और मतलब इनके द्वारा क्या था कि एक जहाज था, उसका जो है मतलब इन्होंने उसको लूट लिया था। ये शाहजहां के लिए तात्कालिक कारण था। लेकिन क्या था कि एक और कारण था। शाहजहां जब बादशाह बना था तो इनको द्वारा नजराना नहीं दिया गया था, और जो शाहजहां जो है जहांगीर के समय जब विद्रोह किया था तो उसमें इन लोगों से उसने सहायता मांगी थी, और पुर्तगालियों के द्वारा जो है शाहजहां को सहायता नहीं दी गई थी। इससे जो है शाहजहां इन लोगों से पहले से ही नाराज था। तो आगे है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार भारत में कहाँ स्थित है? गोवा में। अगले जो यूरोपीय व्यापारी हैं यानी कि यूरोपीय कंपनी है वो है डच। तो इसमें है कि डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कार्नेलियस डेहस्टमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान जो है 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत यानी कि सुमात्रा एवं बैंटम में पहुंचा। तदुपरांत डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई सामुद्रिक यात्राएं संपन्न की। अंततः 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत बेरेनिग्दे ओस्ट इंडीसे अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, कौन सी? बेरेनिग्दे ओस्ट इंडीसे यानी कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दिया। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। 3 पॉइंट आपको इसमें से याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में कंफ्यूज करता है। क्या? पहला तो है 21 वर्षों के लिए जो अधिकार पत्र दिया गया था, 21 वर्षों के लिए दिया गया था, और इनकी संयुक्त पूंजी जो थी वो 65 लाख गिल्डर थी। और इसमें जो कंपनी में सदस्य थे ये थे 17 लोग थे इसमें। तो इन 3 चीज़ों को आपको इसको कायदे से याद कर लेना है। आगे है
कि डचों के आगमन के समय डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एक हथियार था। डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया मसाला द्वीप पुंज पर निर्भर थे। अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष जो है अपरिहार्य था। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कब 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बाना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज में उन्हें हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1658 ईस्वी में सीलोन की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया। और व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। कब? 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट उनको हराया था, इसको पुर्तगालियों को। तो भारत में उनकी महत्वपूर्ण कोठियां मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकल, बड़ानगर, बालासोर, नागपट्टिनम और कोचीन में खुली। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री जो उनके द्वारा स्थापित की गई थी वो 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की। कहाँ? पिपली में। और जो स्थान दिए गए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। मसूलीपट्टनम है, पुलिकट है, सूरत है, बिमलीपट्टनम है, कराईकल है, बड़ा नगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि बालासोर, नागपट्टिनम और कोचीन है। और बंगाल में इनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी 1627 में पिपली में खोली गई थी। और कुछ ही दिन बाद डच जो है पिपली से बालासोर चले गए और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तदुपरांत बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। चिंसुरा में डचों ने गुस्ताउस नामक किले का निर्माण किया। कहाँ? चिंसुरा में। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कन्नौज दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नागपट्टिनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। डच लोग मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व सोरा का व्यापार करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था जो है सहकारिता यानी कार्टेल पर आधारित थी। डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। आगे की 1795 कोचीन के अंतिम डच गवर्नर जे वान स्पाल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर। कब? 1795 में कोचीन के अंतिम डच गवर्नर कौन थे? उसमें जे वान स्पाल थे। डचों के पतन के जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेजों की तुलना में नौसैनिक जो शक्ति थी उसका कमजोर होना, मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाना आदि माना जाता है। डचों ने भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में ना तो कभी हस्तक्षेप किया और ना ही रुचि लिया। अगले जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो अंग्रेज हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है डच के बारे में एक परीक्षा दृष्टि दिए गए, तो हम लोग अंग्रेज के साथ में ही बाद में देख लेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग कि भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर यानी कि रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर आया। यद्यप भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्टन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में आया था। ज्ञातव्य है कि 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय जो है स्पेन में हो गया था और 1588 में स्पेनी जहाज बेड़ा आर्मेडा अंग्रेजों द्वारा पराजित होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मिल्टन हॉल ने किया था। कौन? जॉन मिल्टन हॉल ने किया था। और इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया था। इस पराजय के अवशेषों पर डच एवं अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसमें क्या था कि ना
1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस आए थे, और जबकि इनसे पहले जो है 1597 ईस्वी में जॉन मिल्टन हाल जो है ये मतलब आए थे, स्थल मार्ग से आया गया था, और 1588 में जो स्पेनी जहाज बेड़ा था उसको अंग्रेजों द्वारा पराजित किया जाता है। तो आगे दिया गया है कि 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। कितने व्यापारी थे? 217 व्यापारी थे। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। आरंभ से ही वह राजतंत्र से संबद्ध थी। रानी एलिजाबेथ उसके हिस्सेदारों में थी, यानी कि रानी एलिजाबेथ का भी उस जो व्यापारी कंपनी था उसमें उनका शेयर लगा हुआ था। आगे है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 20 वर्षों के बाद, जो उनके द्वारा बाद में जो अधिनियम आते हैं, एक्ट आते हैं ना, वो 20-20 वर्षों के लिए आते थे। तो इस तरह आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 20 वर्षों के लिए। इनका जो पहला अधिकार दिया गया था वो 15 वर्षों के लिए दिया गया था। इसमें है कि 15 वर्षों के लिए पूर्व की देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया है। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया। इन सदस्यों में से एक निदेशक एवं एक उप निदेशक तथा शेष 24 सदस्य के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601-3 में की गई। इसी वर्ष उसके जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप गए। कंपनी ने 1611 में भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में एक अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली। कब? 1611 में। उस समय व्यापारिक कोठी को गोदाम या कारखाना कहते थे। शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हाकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा, जो 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। हाकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया गया और उसे 400 का मनसब, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या था ना कि मुगल दरबार में 5000 का भी मनसब दिया जाता था। तो इनका जो मनसब था वो 400 का मनसब था, तथा एक जागीर और खान की उपाधि दी गई। उसने बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण वह अनुमति शीघ्र ही रद्द कर दी गई। 1611 में हाकिंस इंग्लैंड लौट गया। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सर्वप्रथम एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। कब? 1613 में। हाकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। रो सम्राट जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुआ। वह 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू व इलाहाबाद में रहा। वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि पत्र प्राप्त करने में तो असफल रहा, परंतु उसे कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा 1618 ईस्वी में मिल गई। फरवरी 1619 ईस्वी में, कब? 1619 में सर थॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया। अंग्रेजों ने 1623 तक सूरत, इसको आप ध्यान रखिए, कब? 1623 तक सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली थी। ये सभी कोठियां जो है सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट, सूरत की कोठी के अध्यक्ष व काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गई। 1640 ईस्वी में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की। कब? 1640 ईस्वी में स्थापना की और आत्मरक्षा के लिए वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। 1651 में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के ध्येय से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी, कब? 1691 में हुगली में भी एक कोठी खोली गई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। 1667 ईस्वी में, कब?
1667 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया। कब किया? 1667 ईस्वी में। 1661 में कब 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया। कब? जब 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है हुआ था और उनके द्वारा जो है मुंबई को दे दिया गया कि इसको अंग्रेज कंपनी को दे दिया गया और कुछ अधिकार भी दे दिए गए। इसमें मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया। 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय, देखो आगे दिया गया, 1661 में ही चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के लक्ष्य में दहेज के रूप में दहेज के रूप में मुंबई का बंदरगाह मिला था, जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1669 ईस्वी और 1677 ईस्वी के मध्य कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड आंगियर ने आधुनिक मुंबई नगर की नींव डाली। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है सूरत से बम्बई ला। कब? 1687 में। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया और 1690 में ही जाप चारनाग ने सूतानाती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना। कहाँ? सूतानाती में। वर्तमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने से अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में सूतानाती की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया। क्या मिल गया? अवसर मिल गया। और सूबेदार कौन? सूबेदार अजीमुद्दौला ने अंग्रेजों को 3 गांव की जिम्मेदारी, कौन कौन से 3 गांव थे? कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर की जो है जमींदारी प्रदान की। इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े और इसको कौन दिया था? सूबेदार अजीमुद्दौला ने दिया था। इन्हीं 3 गांवों के भू क्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना की एवं 1697 ईस्वी में सूतानाती की किलेबंद कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा। कब? 1697 ईस्वी में। सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। इस प्रकार कंपनी ने 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाहों कौन? बम्बई, मद्रास और कालीकाता पर अपना आधिपत्य कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1715 ईस्वी में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सर्वन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। इसका उद्देश्य मुगल भारत में विशेषाधिकार तथा कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को प्राप्त करना था। इस शिष्टमंडल में कौन? इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नामक का शल्य चिकित्सक भी था, जो मुगल सम्राट फारूक सियर को एक भयंकर रोग से स्वास्थ्य लाभ कराने में सफल हुआ। सम्राट ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में पूर्व प्रचलित सुविधा को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया तथा कलकत्ता और मद्रास, कहाँ? कलकत्ता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। और जो फारूक सियर के द्वारा जो ये कर मुक्त व्यापार का जो आदेश दिए गए ना, यही आगे चलकर जो प्लासी के युद्ध का कारण बना था। साथ ही कंपनी द्वारा बम्बई की टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से दृढ़ हो गई। क्या हो गई? दृढ़ हो गई। उसका भारत के एक भूभाग पर अधिकार हो गया। कंपनी की इस उपलब्धि ने कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। डच और अंग्रेज से संबंधित टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो गया। अब हम लोग उनके विषय में जो शॉर्ट नोट्स दिए गए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिए गया क्या आप जानते हैं? इसमें है कि डचों के व्यापारिक केंद्रों में पोर्टोनोवो एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। क्या? कौन सा? पोर्टोनोवो। मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। कहाँ से? मसूलीपट्टनम और सूरत से। डचों द्वारा भड़ोच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा सिक्का ढालते थे। क्या ढालते थे? सिक्का। नागलवांचे और पालकुल्लू नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन कौन? नागलवांचे और पालकुल्लू। मद्रास के दक्षिण में स्थित सदरसपत्तम उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए
प्रसिद्ध था। बंगाल से डचों द्वारा क्या बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु में सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा सोरा थी। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में नील, सोरा, मसाले, कच्चा रेशम, सीसा व अफीम आदि थे। डचों द्वारा कोरोमंडल कहाँ कोरोमंडल के बंदरगाहों से बैंटम और बटेविया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। भारत से अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। क्या भारत में जो इनके द्वारा मतलब अफीम को खरीदा जाता था उसको जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। डच व्यापारिक व्यवस्था जो है सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी। डच फैक्ट्रियों के मुखों को फैक्टर कहा जाता था। क्या फैक्टर 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतन 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है। डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन 12 कहा यानी भद्रजन 17 कहा जाता था। तुमने देख लीजिए भद्रजन 17 कहा जाता था। आगे परीक्षा दूसरी देखिए, इसमें है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की? कौन? डचों ने। कब? 1602 ईस्वी में। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कौन? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण किया था? वो कौन सा किला था? वो था फोर्ट विलियम्स का। कब? 1663 ईस्वी में। 1814 में कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। किस युद्ध में यानी कि किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? कौन सा युद्ध था? बेदरा का युद्ध। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में डचों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। आगे दिया गया कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना भारत में किसने, कब और कहाँ की थी? तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना जो है वांदेर हागे ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में की थी। यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है? डचों को प्राप्त है। कोरोमंडल कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र था। किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? कौन किया था? डचों ने किया था। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व था? कौन सी कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आगे दिए गया है कि ध्यान दें, इसमें है कि भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां दिए गए हैं। तो एक तरफ फैक्ट्रियां दी गई, एक तरफ दिए गया है वर्तमान प्रादेशिक स्थिति दी गई है और एक तरफ दिए गया संस्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसमें जो पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 1605 ईस्वी में वांदेर हागे के द्वारा की गई थी। अगली फैक्ट्री है पुलिकट, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना की गई थी 1610 ईस्वी में और इसको फोर्ट गैलेरिया भी कहते हैं। अगली जो थी सूरत थी, ये कहाँ है? गुजरात में है। इसकी स्थापना होती है 1616 ईस्वी में। अगली जो कोठी है बेमलीपट्टनम है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1641 में हुई थी। अगली जो फैक्ट्री है कराईकल है और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1645 ईस्वी में हुई थी। अगली फैक्ट्री है चिंसुरा, कहाँ स्थित है? ये बंगाल में है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1653 ईस्वी में। अगली कोठी है कासिम बाजार और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? बंगाल है। इसकी स्थापना 1658 ईस्वी में हुई थी। अगली जो है फैक्ट्री पटना है और इसका आधुनिक स्थान कहाँ है? ये बिहार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1632 में आयोग द्वारा मान्य तिथि है। अगली जो फैक्ट्री है बालासोर, आधुनिक स्थान कहाँ है इसका? उड़ीसा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1658 ईस्वी में। अगली फैक्ट्री है नागपट्टनम, इसका स्थान तमिलनाडु है। इसकी स्थापना 1659 ईस्वी में। अगली फैक्ट्री कोचीन है, ये कहाँ है? केरल में है। इसकी स्थापना जो है 1663 ईस्वी में हुई थी। आगे दिए गए किसी भी जानिए, इसमें है कि 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर सर जॉन चार्ल्स ने ताप्ती नदी के मुहाने पर हथियार कर मुगलों के जहाज़ों को पकड़ लिया और मक्का जाने वाले जहाज़ों को लूटा। औरंगजेब को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अंग्रेजों को दंडित करने के विचार से पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और सूरत की कोठियाँ छीन ली। यह देखकर अंग्रेज भयभीत हो गए।
उन्होंने औरंगजेब से क्षमा याचना की। औरंगजेब ने यह समझकर कि अंग्रेजों के व्यापार से साम्राज्य को बड़ा लाभ हो रहा है, 17,000 पाउंड दंड के रूप में लेकर उन्हें क्षमा कर दिया। अंग्रेजों को इस समय यह आश्वासन देना पड़ा कि वे भविष्य में कभी इस प्रकार के अपमानजनक कार्यों में भाग नहीं लेंगे। आगे देखिए है कि क्या आप जानते हैं, इसमें है कि 1608 में सर थॉमस एडवर्ड्स के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया और उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हाकिंस सूरत पहुंचा। वह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में पहुंचा। 1612 में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग कर दिया गया। एक किस स्थान पर जो है अंग्रेजों पुर्तगालियों मतलब अंग्रेजों को द्वारा पुर्तगालियों को हराया गया था, ये वो स्थान था सौली था। आगे है कि सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहां से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में स्थापित किया। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। यह हीरे, माणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख व्यापारी केंद्र था। यहाँ के व्यापार को लेकर डचों तथा अंग्रेजों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा थी। किसके किसके मत? डचों और अंग्रेजों के मत थी। 1632 में कब 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कब दिया गया था? 1632 में, और गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा क्या दिया गया था? सुनहला फरमान किया था। ये 500 पैगोडा सालाना देने पर जो है ये गोलकुंडा राज्य के जो बंदरगाह से वहाँ पर मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1639 में कब 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा से अभिहित किया गया। सितंबर 1641 में कंपनी का मुख्यालय जो है मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1641 में। और स्थापना कब होती है? 1639 में। जाप चाना कलकत्ता का, गैरोल अंगियार बम्बई का और फ्रांसिस डे जो है मद्रास का। जाप चाना कलकत्ता का, गैरोल अंगियार बम्बई का और फ्रांसिस डे जो है मद्रास का संस्थापक था। 1694 कब? 1694 में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार की अनुमति दी। इसी से एक अन्य ब्रिटिश कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। कब? 1694 में। इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, किंतु सफलता न मिलने के कारण अंततः 22 जुलाई 1702 को दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय लिया गया और अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के तहत 1708-9 में विलय कर दिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। कंपनी का यह नाम 1833 ईस्वी तक कायम रहा। 1833 के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। आगे परीक्षा दिया गया इसमें है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत से व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधिकार पत्र प्राप्त हुआ और कब? वो कौन सी कंपनी थी? लीवेंट कंपनी थी। और कब? 1593 ईस्वी में। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? उस अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? अकबर का था। कब? 1600 ईस्वी में। और इनका जो शासनकाल था ये 1605 ईस्वी में, जबकि जो है हाकिंस कब आए थे? ये 1608 ईस्वी में आए थे, मतलब 1608 ईस्वी में वहां से निकले थे, 1609 में पहुंचे थे। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ? किसके शासनकाल में? जहांगीर। कब? 1608 ईस्वी में। आगे देखिए अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की? कब? 1613 में सूरत, गुजरात में। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? यह था जॉन मेल्डन हॉल, स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में। कैप्टन हाकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? खान की उपाधि। और इनके द्वारा जो मनसब दिया गया था वो कितने का मनसब था? वो 500 का मनसब था। विलियम फिंच कौन था? कौन? विलियम फिंच। ये था कैप्टन हाकिंस के साथ भारत आने वाला यात्री जिसने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया है। और ये आगे कि नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? ये होती थी बयाना में। बयाना कहाँ है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हरमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था? 1622 ईस्वी में छीन लिया था। जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में गया था? कौन था वो? पहले कैप्टन हॉकिंस गए थे, उसके बाद सर थॉमस रो थे। ये पिछला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से छीना था। ये 1622 में तो छीना था, लेकिन किसके सहयोग से छीना था? ये फारसी लोगों के सहयोग से जो है पुर्तगालियों से हारमुज बंदरगाह को छीना गया था। अगला है कि मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ था? ये 1686 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और उसमें मतलब अंग्रेज कौन था? वो जॉन चार्ल्स था। अगर आगे दिए गए कि बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? ये था विलियम हाइजेस। कब? 1681 से 1684। आगे दिए कि मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ये थी सूती वस्त्र। आगे दिए गए कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किए थे? कब? 1632 ईस्वी में। और किसको द्वारा दी गई थी? आप लोग बताइएगा। बताना क्या इसमें है कि बता दे रहे हैं कि गोलकुंडा के शासक थे, उनके द्वारा दिया गया था। आगे दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम और मसाले का निर्यात करती थी। आगे दिया गया कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? कौन थे? अभी पीछे हमने बताया था, सर जॉन चाइल्ड को। आगे दिया गया है कि अवध के किस नवाब ने 1797 में इलाहाबाद का किला अंग्रेजों के सौंप दिया? कौन थे? सादत अली थे। आगे दिए गया है कि चांद सरमल मिशन किस मुगल शासक के दरबार में गया था? वो थे फारुखशीर थे। इंटरपोलर कौन थे? ये थे एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्रदान की थी? कौन? अजीमुस शान ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? कब किया था? 1632 ईस्वी में। अगली कंपनी है डेनिस या डेन कंपनी। इसमें है कि अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिस व्यापारी 1616 ईस्वी में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजौर के ट्रांकेबर यानी कि तमिलनाडु में स्थापित की एवं 1676 में इन्होंने श्री रामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। कब कब? 1620 में तंजौर में या तंजौर के ट्रांकेबर में, और 1676 में इन्होंने श्री रामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इन्होंने भारत में लगभग 25 वर्षों तक व्यापार किया, परंतु अंग्रेजी प्रतिद्वंदिता एवं कूटनीतिक चालों के आगे डेनिस व्यापारी टिक नहीं सके और इनके व्यापार में लगातार गिरावट होने के कारण 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्री को अंग्रेज कंपनी के हाथों अल्प दामों में बेच दिया और भारत से चले गए। अगली कंपनी फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी में है भारत में व्यापारिक दृष्टि प्रविष्ट हुए यूरोपीय देशों में सबसे अंत में फ्रांस के प्रकप सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत आए। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया। कोलबर्ट सम्राट लुई 14 का मंत्री के लगातार प्रयासों के बाद 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंडस ओरिएंटल नाम दिया गया। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरान या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। इसके साथ इस्फहान ईरान का निवासी मरकारा भी था। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना लगाया। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरह जो था क्या था ना, इसमें 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरान और फ्रांसिस जो कैरो था वो भारत आया था। तो आगे दिया गया कि फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे को प्राप्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कब? 1672 ईस्वी में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोमे को प्राप्त किया, किंतु अगले वर्ष उसका जल सेनापति दिलाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हुआ। कौन? गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से
पराजित हुआ, फलतः सेंट थोमे डचों के पास चला गया। इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग लेस्पिने ने वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त कहाँ मद्रास के निकट प्राप्त किया है। किससे? वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से। इसी गांव को पांडिचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में विकसित किया। यह पूरी तरह से किलाबंद फोर्ट लुई था। 1674 ईस्वी में स्थापित पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसीलिए फ्रांसिस यानी कि फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में फ्रांसीसियों ने सूबेदार कौन मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690-92 में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया। कहाँ? बंगाल में। इसी समय यूरोप में डचों यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो समर्थित थे और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और यहाँ दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गए। पांडिचेरी को डचों ने 1693 ईस्वी में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा, किंतु 1697 ईस्वी की रिजुविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को 1699 में पांडिचेरी को लौटा दिया गया। फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया और उसने उसकी समृद्धि को लौटाया तथा अपनी उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1706 के पूर्व तक उसने इसे कलकत्ता से अधिक समृद्ध शहर बना दिया। 1706 से 1720 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां निष्क्रिय रही। उन्होंने सूरत और मसूलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी। यह सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हुआ। इस दौरान पांडिचेरी के 5 गवर्नर हुए, किंतु कोई भी मार्टिन की मजबूत और बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण नहीं कर सका। 1720 और 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी के नए गवर्नर लिनो और ड्यूमा बनाए गए। उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त की। कौन कौन थे? लिनो और ड्यूमा। ये कब तक थे? 1720 से 1742 तक। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अपना अधिकार करके कंपनियां खोली। कब किया था? 1721 में मॉरिशस, 24 में मालाबार और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। आगे दिए गए 1742 ईस्वी बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गए। तो आगे जो दिए गया है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष दिया गया है। इसमें कि भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ हुआ था। उसमें फ्रांसीसियों का मुख्यालय जो है पांडिचेरी में था तथा मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत एवं चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां जो है मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थी तथा अनेक उप कार्यालय थे। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष जो है कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। उल्लेखनीय है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य भारत में हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। आगे जो दिया गया है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध दिया गया। इसमें है कि कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। यही अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का पहला कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर धनी होने का प्रयास कर रही थी। अतः ऐसी परिस्थितियों में दोनों के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य था। पुनश्च 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर भी हुआ। और इसमें क्या था कि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, अतः भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर का इस संबंध में कथन है कि अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी।
1744 ईस्वी की ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पहुंच गया। कब? 1744 ईस्वी में। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र जो है पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर जो है निकोलस मोर था। कौन था? निकोलस मोर्स। डुप्ले फ्रांसीसी जलशक्ति की निर्बलता से परिचित था, अतः उसने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति का अनुकरण करना चाहिए, परंतु इससे पहले ही अंग्रेज गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि इंग्लैंड से कमांडर बार्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका है। इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। क्या? मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह जो है कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि वे नवाब को क्रुद्ध नहीं करना चाहते थे। इस कूटनीति का सहारा लेकर जो है डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय रक्षा कर ली, जबकि फ्रांसीसी जलशक्ति जो है बहुत निर्बल थी। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। क्या? मॉरिशस जो है एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। उसका गवर्नर ला बुर्डाने था। डुप्ले ने उसे सहायता देने के लिए लिखा। जुलाई 1744 ईस्वी तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तक पहुंच गया। उसने कमांडर बार्नेट के उत्तराधिकारी पेटन को, जो कि एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया। अब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी, अतः डुप्ले तथा ला बुर्डाने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और सितंबर 1746 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इतिहासकार रॉबर्ट्स के अनुसार डुप्ले तथा ला बुर्डाने अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य न कर सके। डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि ला बुर्डाने का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। अंत में ला बुर्डाने ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चल दिया। इस चीज़ को आप लोग विशेष रूप से इसमें ध्यान देंगे कि जो 4 लाख पाउंड की रिश्वत लिया गया था वो ला बुर्डाने के द्वारा, इसमें भी दे देगा कि डुप्ले के द्वारा लिया गया था, तो एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो ला बुर्डाने जो मॉरिशस से आया था उसके द्वारा 4 लाख पाउंड का रिश्वत लिया गया और मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था। इसलिए ला बुर्डाने के जाते ही उसने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार कर लिया। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। आगे दिए गए अडयार का युद्ध। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन अभी तक शांत था। इसका कारण यह था कि डुप्ले ने उसे आश्वासन दिया कि वह मद्रास पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उसे सौंप देगा, तो अनवरुद्दीन सोच रहा था कि उसको मद्रास मिल जाएगा, इसी वजह से वो शांत था। मद्रास विजय करने के उपरांत डुप्ले ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया, अतः अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। मद्रास के निकट अडयार अथवा सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सुरक्षित सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप फ्रांसीसियों की, विशेषकर डुप्ले की ख्याति जो है काफी बढ़ गई। आगे दिए गए कि अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार करने के प्रयत्न। इसमें है कि मद्रास तथा सेंट थोमे की विजयों से उत्साहित होकर फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 1.5 वर्ष के घेरे के उपरांत भी डुप्ले इस पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि इस बीच इंग्लैंड से अंग्रेजों के लिए सहायता पहुंच चुकी थी, अतः इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने उत्तर में आगे बढ़कर पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु अंग्रेजों के भी प्रयास असफल रहे। अंत में उन्हें विवश होकर सेंट डेविड ही वापस आना पड़ा। आगे है कि युद्ध का अंत तथा एक्सला सापेल की संधि का 1748 ईस्वी में।
इधर भारत में दोनों ही पक्ष युद्ध में व्यस्त थे कि यूरोप में 1748 ईस्वी में दोनों देशों के बीच एक्सला-शापल की संधि हो गई और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप उन्हें भारत में भी युद्ध समाप्त करना पड़ा। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त क्या इसमें क्या हो कि इस संधि के अनुसार जो है अंग्रेजों को भारत में मद्रास प्राप्त हो गया, जबकि फ्रांसीसियों का जो लुइसबर्ग था उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग जो है पुनः प्राप्त हो गया। आगे है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का महत्व। इसमें दिए गए कि बाह्य रूप से यद्यपि प्रथम कर्नाटक युद्ध का विशेष महत्व नहीं था, तथापि यह युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के आंतरिक विद्वेष का परिणाम था। भारतीय राजनीति से उसका कोई सीधा संबंध नहीं था। इस युद्ध से भारत की राजनीतिक सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। युद्ध के अंत में दोनों पक्ष पूर्ववत बने रहे। फिर भी भारतीय इतिहास में इस युद्ध का विशेष महत्व है। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। इस युद्ध से जल शक्ति का महत्व भी स्पष्ट हो गया। जल शक्ति का महत्व भी स्पष्ट हो गया तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि भली भांति प्रशिक्षित यूरोपीय सेना अनुशासनहीन विशाल भारतीय सेना से अधिक श्रेष्ठ एवं सफल होती है। परिणाम स्वरूप अब फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आज विशेषी शक्तियों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी थी। इस प्रकार इस युद्ध ने डुप्ले के प्रयोगों व क्लाइव की विजयों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। अगला युद्ध है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। ये कब से हुआ था? 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। इसमें जो कारण दिया गया है कि युद्ध के 4 कारण थे। पहला कारण है कि इस युद्ध का वास्तविक कारण जो है अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। दोनों एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अचानक समाप्त कर दिए जाने से दोनों ही निराश हो गए थे। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण है कि 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने के कारण उसके पौत्र मुजफ्फर जंग तथा दूसरे पुत्र नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है कि ठीक इसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चादा साहब के मध्य जो है आरंभ हो गया। किसके मध्य? अनवरुद्दीन और चादा साहब के मध्य। इन उत्तराधिकार के झगड़ों में दोनों ही शक्तियों ने खुलकर भाग लिया। फ्रांसीसियों ने चादा यानी कि चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तथा अंग्रेजों ने नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का साथ दिया। इस प्रकार एक बार पुनः फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में संघर्षरत हो गए। चौथा कारण है कि तंजौर की समस्या ने एंग्लो फ्रेंच शत्रुता को और बढ़ा दिया। 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जो है ड्यूमा ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेकर अपनी सहायता के बदले कराईकल की बस्ती प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1749 ईस्वी में पुनः तंजौर में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। इस बार अंग्रेजों ने उसमें भाग लेकर देवी कोटाई नामक स्थान प्राप्त कर लिया। इसके कारण फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्रुद्ध हो गए तथा उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। फ्रांसीसियों ने क्या प्राप्त किया था? कराईकल प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? 1738 में प्राप्त किया था। और जबकि अंग्रेजों ने 1749 ईस्वी में देवी कोटाई प्राप्त किया था। अगला जो इसमें दिया गया है छोटा सा युद्ध है, ये अंबूर का युद्ध है। ये कब हुआ था? 1749 में हुआ था। इसमें है कि डुप्ले चांदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के उपरांत डुप्ले ने चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के उपरांत अपने समर्थकों को सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रयास करने लगा। अब तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 में बेलोर के निकट अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका पुत्र जो मोहम्मद अली भाग गया। शेष संपूर्ण कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में दे दिया। कितने गांव? 80 गांव। हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव। इसमें है कि फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने को उद्देश्य अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग को आमंत्रित करके उसको कर्नाटक पर आक्रमण करने हेतु भड़काया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया।
मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया, अतः नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया। इन कठिन परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। कौन? डुप्ले ने। उसने नासिर जंग के सैनिक कौन नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इन सैनिक अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंतिम दिनों में नासिर जंग की हत्या कर दी, अतः मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। वास्तव में यह डुप्ले की महान कूटनीतिक सफलता थी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन करने के उद्देश्य से डुप्ले ने एक योग्य एवं अनुभवी फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को उसके साथ भेजा, परंतु मुजफ्फरनगर की मार्ग में ही हत्या कर दी गई। अतः बुस्सी ने नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग कौन मुजफ्फर जंग मतलब ये छोटे भाई नहीं थे, ये नासिर जंग के थे। नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन कर दिया। सलावत जंग ने इस सहायता से अभिभूत होकर उत्तरी प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया। अतः 1751 ईस्वी को संपूर्ण दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभाव स्थापित हो गया था। आगे है त्रिचनापल्ली का घेरा। इसमें है कि इस समय तक डुप्ले के समस्त प्रयास सफल रहे थे। इसी समय मद्रास में नया गवर्नर थॉमस सैंडर्स नियुक्त हुआ, जो योग्य एवं दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने मोहम्मद अली की सहायता करने के उद्देश्य से मई 1751 में त्रिचनापल्ली की ओर एक सेना भेज दी। फ्रांसीसियों ने भी चांदा साहब की रक्षा हेतु सेना भेज दी। अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। त्रिचनापल्ली का घेरा और भी लंबा हो गया। इसी वर्ष तंजौर के शासक तथा मुरारी राव मराठा सरदार एवं मैसूर शासक जो है अंग्रेजों से आ मिले, जिससे समस्या और भी अधिक उलझ गई। आगे है अर्काट घेरा, यानी कि त्रिचनापल्ली के घेरा के बाद अर्काट घेरा है। तो इसमें है कि त्रिचनापल्ली का घेरा चल ही रहा था कि इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव नामक साहसी अंग्रेज युवक ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का परामर्श दिया। उसका परामर्श तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। क्लाइव का आदेश अनवरुद्दीन का ध्यान त्रिचनापल्ली से हटाने के लिए था। अब क्लाइव जो है 200 अंग्रेज तथा 300 भारतीय सिपाहियों के साथ कर्नाटक की ओर चल दिया और अगस्त 1751 में वो अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। चांदा साहब को जब इसका समाचार मिला तो उन्होंने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी। रजा खां ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया, परंतु क्लाइव भी 53 दिन तक भूख का सामना करता हुआ डटा रहा। इसी बीच एक अंग्रेजी सेना मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में वहां पहुंच गई। रजा खां को बेहोश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। अर्काट की विजय से क्या अब जो क्लाइव की है ना अर्काट में विजय हो गई, तो अर्काट की विजय से क्लाइव की ख्यात जो है चारों ओर फैल गई। इसके बाद क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़े और उन्होंने चांदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को 1791 में पराजित करके त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी कि अर्काट पर भी हो गया और त्रिचनापल्ली पर भी इनका अंग्रेजों का अधिकार हो गया। चांदा साहब भाग गया तथा फ्रांसीसी कमांडर ला बंदी बना लिए गए, लेकिन शीघ्र ही चांदा साहब को भी पकड़कर उनका वध कर दिया गया। अब चांदा साहब के स्थान पर मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। ये मोहम्मद अली कौन था? मोहम्मद अली जो था ये अनवरुद्दीन का पुत्र था, जो कि अंग्रेजों के समर्थन में बैठाए गए थे। कौन? मोहम्मद अली। आगे है डुप्ले की फ्रांस वापसी। इसमें दिए गए कि ऐसी परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक का समर्थन प्राप्त कर लिया तथा तंजौर के शासकों को तटस्थ रहने का परामर्श दिया और जनवरी 1753 ईस्वी में अपने पास से 3.5 लाख पाउंड खर्च करके त्रिचनापल्ली का पुनः घेरा डाल दिया। 1753 ईस्वी में साल भर कभी अंग्रेजों की जीत हुई तो कभी फ्रांसीसियों की। इधर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण जो है डुप्ले की निरंतर युद्ध करने की नीति से तंग आ चुकी थी। अतः डुप्ले को 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस जाना पड़ा। उसका उत्तराधिकारी बनकर चार्ल्स रॉबर्ट गडोहू डे जयमोंट आया। गडोहू ने आते ही अंग्रेजों से संधि वार्ता आरंभ कर दी। इसमें जो संधि होती है इसमें है कि पांडिचेरी की संधि कब होती है? 1755 ईस्वी में होती है। इसमें कि दोनों पक्षों में पांडिचेरी की संधि हो गई और युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिए कि वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। बुस्सी का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने भारतीय शासकों द्वारा प्रदत्त पदवियों एवं उपाधियों का परित्याग कर देने का भी आश्वासन दिया। आगे है कि पांडिचेरी की संधि जो है, यानी कि पांडिचेरी संधि की कटु आलोचना की जाती है। स्वयं डुप्ले ने कहा था कि गडोही ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए। किसके द्वारा कहा गया था? डुप्ले के द्वारा। आगे है कि इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई तथा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली, जो कि अनूरुद्दीन का बेटा था, कर्नाटक का नवाब बना। हैदराबाद में भी अभी फ्रांसीसियों की स्थिति जो है सुदृढ़ रही, क्योंकि वहाँ पर जो एक फ्रांसीस था, बुस्सी था, वो वहाँ पर उपस्थित था तथा उन्होंने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, इल्लौर, राजमुंद्री और चिकागोल प्राप्त कर लिए। आगे है कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध। क्या? कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1758 ईस्वी से 1753 ईस्वी तक। इसमें कि पांडिचेरी की संधि जो अस्थायी सिद्ध हुई, क्योंकि इसका अनुमोदन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था, लेकिन 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो जाने से भारत में भी दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया, यानी कि इसकी पुष्टि ही नहीं हो पाई थी। तो आगे दिए गया जो संधि हुई थी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। वो कौन सी संधि थी? पांडिचेरी जो संधि हुई थी। आगे दिए गया है कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। इसमें है कि भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंच सका। उसके आने से पूर्व ही अंग्रेज जो है बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके थे। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। उनकी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविड पर विजय। इसमें कि फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को घेर लिया और जून 1758 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत उसने तंजौर का घेरा डाल दिया तथा वहां के राजा से 56 लाख रुपए प्राप्त करने का प्रयास किया। वो 56 लाख रुपए क्या था कि फ्रांसीसी कंपनी को तंजौर के शासक से 56 लाख रुपए पाना था और यह घेरा काफी लंबा हो गया। अतः अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। एक अंग्रेजी बेड़ा जो है बंगाल से यहाँ पहुंच गया। अतः लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव को भारत में हानि हुई। आगे है मद्रास का घेरा। इसमें एक सेनापति लाली ने अब मद्रास पर आक्रमण करने की सोची। इस कार्य के लिए उसने हैदराबाद से सेनापति बुस्सी को बुला लिया, लेकिन बुस्सी को बुलाना लाली की महान भूल थी, क्योंकि बुस्सी के हैदराबाद से हट जाने पर कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और डर के कारण निजाम सलावत जंग भी अंग्रेजों से जा मिला। इधर फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाल दिया, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी बीच वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भी मद्रास आ गया। अंत में लाली को बेहोश होकर यह घेरा उठाना पड़ा। आरसी मजूमदार के अनुसार इस अपमानजनक असफलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग्य का सब प्रकार से द्वार बंद कर दिया गया। आगे जो अंतिम युद्ध हुआ, यानी कि जो निर्णायक युद्ध हुआ, वो था बांडीवास का युद्ध। इसमें है कि मद्रास के घेरे के 1 वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी छोटी झड़पें होती रही, जिनमें फ्रांसीसियों की स्थिति निरंतर खराब होती रही। 1759 ईस्वी के अंत में एक योग्य तथा अनुभवी अंग्रेजी सेना नायक सर आयरकूट एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेनाओं को मद्रास तथा पांडिचेरी के मध्य स्थित वांडीवास नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित कर दिया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया गया। वास्तव में वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध क्या था? निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के संबंध में मालेसन का कथन है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया गया, यानी कि धूल दूषित हो गया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया और अगले 1 वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग खो बैठे। युद्ध का समापन जो है पेरिस की संधि 1763 ईस्वी से हुआ।
आगे एक पेरिस की संधि, ये कब हुई थी? ये 10 फरवरी 1763 में हुई थी। यानी कि 10 फरवरी 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों में अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 तक थे वापस कर दिए। फ्रांसीसियों के पास यह क्षेत्र भारत के आज़ाद होने तक रहा, परंतु साथ में यह शर्त लगा दी गई कि अब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके उपरांत भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिए तथा व्यापार पर ही अपना ध्यान लगाया। इस प्रकार पेरिस संधि के उपरांत भारत में फ्रांसीसी राज स्थापित करने के सारे स्वप्न समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि पुर्तगालियों एवं डचों को वे पहले ही पराजित कर चुके थे। इस तरह जो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है। अब इससे संबंधित हम लोग जो 7 नोट्स दिए गए हैं परीक्षा दृष्टि दिए उसको देख लेते हैं। परीक्षा दृष्टि में दिए गया है कि आरकाट का घेरा कब डाला गया? ये डाला गया था 1751 ईस्वी में। सेंट थोमे आड्यार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? सेंट थोमे या आड्यार का युद्ध जो हुआ था ये कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच 1748 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जो है फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया था। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था? ये फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसीसी बस्तियों को वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। आगे है कि रिजुविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसे मिली? फ्रांसीसियों को मिली। किसने दिया था? डचों ने दिया था। फिजियोक्रेट कौन थे? ये फिजियोक्रेट जो थे ये मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जिसे कि सेंट थोमे का युद्ध भी कहते हैं, का तात्कालिक कारण क्या था? ये था कि एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। अगला है कि पांडिचेरी संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1755 ईस्वी में। आगे दिए गए, क्या आप जानते हैं इसमें दिए गए फ्रांस के सम्राट लुई 14 के प्रयासों के फलस्वरूप ही फ्रांसीसी धर्म प्रचारकों एवं यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते से भारत के लिए थल मार्ग की खोज की। किसके प्रयासों से? लुई 14 के। आगे दिए गए कि 1719 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट के एक आदेश द्वारा यूनाइटेड कंपनी देश इंडेस की स्थापना की गई तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का संपूर्ण कार्य उसको सौंप दिया गया। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी में था। मसूलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत तथा चंद्रनगर फ्रांसीसी उप कार्यालय थे। यानी कि एंग्लो फ्रेंच जब युद्ध हुआ था तो मेन जो कार्यालय था पांडिचेरी था। आप इसको ध्यान दीजिए, कौन था? पांडिचेरी था। आगे दिए कैप्टन पैराडाइज कौन? कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया था। आगे है कि कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। इसकी उत्तरी सीमा कुंडल कंपा नदी तथा दक्षिणी सीमा तंजौर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी आरकाट थी। इसके प्रमुख शहरों में मद्रास, पांडिचेरी, बेल्लोर और तिरुचिरापल्ली थे। आगे भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन तथा दीव पुर्तगाल के कब्जे में बने रहे, अतः सैनिक कार्रवाई संचालित कर भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में इन क्षेत्रों को भारत संघ में मिला लिया। आगे की पांडिचेरी, कराईकल, यनम तथा माहे भारत की स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांसीसी उपनिवेश बने रहे, लेकिन फ्रांस की सरकार ने सदा सहायता का परिचय देते हुए इन क्षेत्रों को नवंबर 1954 ईस्वी में भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया। वांडीवास युद्ध के बाद ये कब हुआ था? 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। पांडिचेरी छीन लिया। इसके बाद जिंजी एवं माहे पर भी अंग्रेजों का अधिकार हुआ। क्या छीन लिया गया था? पांडिचेरी छीन लिया गया था एवं जिंजी एवं माहे पर भी अंग्रेजों का अधिकार हुए थे। कब? वांडीवास के युद्ध के बाद। लाली की सफलता से फ्रांसीसी सरकार उससे नाराज हो गई तथा उसे फ्रांस वापस बुलाकर 1763 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया। आगे परीक्षा दृष्टि दी गई, इसमें है कि फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में हुई थी। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व जो है किस यूरोपीय शक्ति का था? यह था डचों का। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिंडीगुल में जो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, आप लोग इसको बताइएगा। फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? ये एक सैपल की संधि हुई थी। ये कब हुई थी? 1748 में हुई थी।
भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? ये सूरत में स्थापित की गई थी। आगे है कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ 1749 में। अंग्रेजों ने डचों तथा फ्रांसीसियों किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? कौन से युद्ध थे? ये क्रमशः बेतरा युद्ध 1759 ईस्वी और वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में। आगे बॉक्स में दिए गए कि आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध एक दृष्टि में दिए गए। इसमें है नाम दिया गया है किसका? युद्ध का, उसका वर्ष दिया गया है, उसका कारण दिया गया है और उसके बाद कौन सी संधि हुई थी और उसका परिणाम क्या हुआ था दिया गया। तो युद्ध है जो पहला युद्ध है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये सेंट थोमे या आरडीआर का युद्ध, ये कब हुआ था? 1748 में। इसका वर्ष था 1746 से 48। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था। संधि एक्स-ला-शापेल की हुई थी। ये कब हुई थी? 1748 में। इसका परिणाम क्या हुआ था? परिणाम तो कुछ खास नहीं था, बल्कि क्या था कि इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। दूसरा युद्ध था द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंबूर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1749 में। कब से कब हुआ था? ये 1749 से 54 तक चला था। कारण क्या था? कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद था। संधि पांडिचेरी की संधि हुई थी कब? 1755 ईस्वी में। इसका परिणाम क्या था? परिणाम था कि अनिर्णायक किंतु अंग्रेजों का पक्ष भारी रहा। अगला युद्ध है यानी कि जो तीसरा था, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध या वांडीवास का युद्ध, ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। तो इसका वर्ष क्या था? 1758 से 63 ईस्वी। कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। संधि कौन सी हुई थी? इसमें जो हुई थी पेरिस की संधि हुई थी। ये कब हुई थी? 1763 ईस्वी में हुई थी। परिणाम क्या हुआ था इसका ये परिणाम हुआ था कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर जो है क्या इनका जो साम्राज्य था उसको छीन लिया। यानी कि अब फ्रांसीसी जो कंपनी थी सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान देने लगी। आगे बॉक्स में दिया गया कि यूरोपीय कंपनियां विविध तथ्य दिए गया है, एक दृष्टि में दिया गया है, बॉक्स में है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कंपनियां दिया गया है, उनके देश दिया गया है यानी कि जो संबंधित देश थे, और उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है और उनकी प्रथम कोठी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी और कहाँ स्थापित हुई थी। इसमें जो प्रथम कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इस्तादो इंडिया, ये कौन सी देश कंपनी थी? ये थी पुर्तगाल की। इसका स्थापना वर्ष हुआ था कि 1498 ईस्वी में हुआ था और इसकी प्रथम कोठी कहाँ हुई थी? कोचीन में 1503 ईस्वी में। और जो दूसरी कोठी स्थापित हुई थी वो 1505 में कन्नूर में हुई थी। अगली कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और इसका जो पूरा नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कौन सी देश की कंपनी थी? ये थी अंग्रेज की। इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1599 ईस्वी में। इसका जो फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1613 में सूरत में स्थापित हुई थी। अगली कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किस देश की कंपनी थी? डच कंपनी थी ये। इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। इसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अगली कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस देश की थी? ये जो देश है डेनिश देश की थी। इसकी स्थापना कब होती है? 1616 ईस्वी में। और उसकी प्रथम कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? ट्रांकेबर में 1620 ईस्वी में। और दूसरी जो इसकी फैक्ट्री स्थापित होती है श्रीरामपुर में। और कब होती है आप लोग इसको बताइएगा। अगली कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी द इंडस ओरिएंटल। ये कहाँ कंपनी थी? फ्रांसीसी कंपनी थी। इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1664 ईस्वी में। और इसकी प्रथम कोठी फैक्ट्री कौन थी? कहाँ थी? सूरत 1668 ईस्वी में। अगली कंपनी है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ कंपनी थी? स्वीडिश की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1731 ईस्वी में। और इसकी प्रथम कोठी फैक्ट्री जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, ये थोड़ी बहुत आए उसके बाद फिर से लौट गए। और आगे दिए गई कंपनियों का भारत आगमन का क्रम दिया गया। तो पहले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच थे, उसके बाद ब्रिटिश थे, उसके बाद डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर स्वीडिश आते हैं। एक टॉपिक हम लोगों का थोड़ा मतलब स्किप हो गया था, उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। दिया गया कि हैदराबाद के निजाम जो थे आसफ जहाँ निजामुल मुल्क थे और इनके पुत्र कौन थे? नासिर जंग थे। ये जो है मतलब इनको जो है अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। आगे जो पुत्र हैं
सलावत जंग है, इनको जो समर्थन दिया गया था ये फ्रांसीसियों को द्वारा दिया गया था। और पौत्र जो इनके थे, उनके पौत्र जो थे मुजफ्फर जंग थे, ये फ्रांसीसियों की मतलब इनको जो समर्थन प्राप्त था फ्रांसीसियों का प्राप्त था। आगे है कर्नाटक के नवाब। ये कौन थे? दोस्त अली थे। इनको जो पुत्र हैं, पुत्र कौन है इनके? अनवरुद्दीन थे। ये अंग्रेजों द्वारा इनको समर्थन प्राप्त था। और इनके पुत्र कौन थे? मोहम्मद अली थे। और इनके दामाद जो थे ये चांदा यानी कि चंदा साहब थे। इनको जो फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त था। और इनके पुत्र जो थे राजा खां थे, ये फ्रांसीसियों के समर्थन से मतलब इनके द्वारा जो है युद्ध को लड़ा जा रहा था। तो इस तरह जो है हम लोग का पहला चैप्टर जो खत्म हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अब इसके बाद जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि इसमें क्या होगा, एक बार मतलब आप मतलब इसको देखेंगे, उसके बाद 60 नोट्स देख रहे हैं, मतलब 2 बार रिवीजन हो रहा है। और तीसरा रिवीजन जो होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोगों का तीसरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।